नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न की चाहत रखते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं और निवेश की सही रणनीति अपनाकर बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश आखिर कैसे कर सकते हैं? लक्ष्यों के मुताबिक किस फंड में निवेश करना चाहिए, ये आप कैसे तय करेंगे? म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। तीन साल के लिए कहां निवेश करने से मिलेगा बेहतर रिटर्न? कैसा है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स? इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कैसे होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेशन? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनपिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसी हैं? थैंक यू स्वाति, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब ठीक हैं। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर लेते हैं। नरेश कुमार तलवार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नरेश जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जो ये नया फंड आ रहा है ना, ये एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड से नाम है, इसके बारे में पूछना था कि भाई ये क्या है, इसमें पैसे ऐसे एक मुश्त लगा दिए जाए तो ठीक है, ये कैसा रहेगा, इसके बारे में पूछा। किसने बताया इस फंड के बारे में आपको? ये मैं टीवी देखता हूँ, उसमें वो आ जाता है। वैसे मेरा म्यूचुअल फंड में ना पैसे लगे हुए हैं। अच्छा। तो उनकी वो मेल मूल आ जाती है। एक्सिस में ब्लू चिप में लगा हुआ है, मैं कई साल से सिप कर रहा हूँ। हाँ। और उसमें आईसीसी प्रू में था। अच्छा। एक पैसा मेरा अच्छे बिल्ला था, मैंने सब दोनों से पैसा निकाल के स्विच ऑफ करके ना उसमें लगा दिया पैसा। ये पारस्परिक में, पराग पारिक में। और दूसरा मेरा उसका है मेरा एसएस लार्ज कैप। अच्छा। कनाडा रवोको वो इक्विटी डिसाइड फंड है कोई। अच्छा। उसमें लगा दिया। इनमें दो में निकाल दिया मैंने। 2-3 में आपने लगा दिए पैसे और अब आपके पास एक मेल आ गई है एक्सिस म्यूचुअल फंड से कि ये एनएफओ आ गया। इनकी सिर्फ चल रही थी, पर इनमें घाटे पड़ रहे थे। दो से मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं पैसा लगाता रहता हूँ इधर उधर, इसलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि मेरा वो ये कहाँ इसका फायदा है लगाने का। जैसे बड़े आते हैं एफओ आते हैं ना, बहुत अखबारों में आता है। हाँ। तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी है। इसमें कुछ पैसा लगा के मिल सकता है, ब्याज उससे ज्यादा मिल जाए एफडी से। कितने साल के लिए लगाना चाहते हैं पैसे नरेश जी? वैसे 2-3 साल के लिए। 2-3 साल के लिए। और वैसे तो बताएं बताएं। नहीं कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा ओके, आपको इस फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये क्या है ये एफओएफ। हाँ जी। इसमें 2 शब्द हैं प्रबलीन, जो हमें पहले समझा देना चाहिए अपने दर्शकों को। इस फंड में नाम इस्तेमाल हुआ है अल्फा फंड और इसको एफओएफ कह रहे हैं। तो एक अल्फा क्या होता है और एफओएफ का मतलब क्या है, पहले तो इन दोनों का मतलब समझ लें हम। ओके स्वाति, सो जो नरेश जी का क्वेश्चन है, इसके कुछ बेसिक्स मैं बता देती हूँ इस फंड के। सो यूजुअली जब कोई भी हमारा म्यूचुअल फंड बाहर एक्सपोजर ले रहा है, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोजर ले रहा है, तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि कोई फंड जो यूएस बेस्ड है, उसमें हमारा जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो उसके यूनिट्स खरीद ले। तो एक तरीके से एक फंड दूसरे फंड को खरीद रहा, उसकी यूनिट्स खरीद रहा है, इसलिए हम इसको फंड ऑफ फंड कहते हैं, यानी कि एफओएफ कहते हैं। जो एक्सिस ग्लोबल इक्विटी एफओएफ है, ये श्रोडर्स ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करेगा।
अब ये श्रोडर्स अल्फा जो इक्विटी फंड है, ये क्या है, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। यहाँ पे जो अल्फा का यूज है वो इसलिए है क्योंकि ये जो अल्फा फंड है, ये अपने बेंचमार्क का जो इसका अपना ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कि वो फंड अपने बेंचमार्क से 3% तक ऊपर रिटर्न देगा। और ये जो ग्लोबल श्रोडर्स का फंड है, ये MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसका अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे वो 3% ऊपर देने की कोशिश करेगा। अब ये अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं है, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो श्रोडर्स का फंड है उसने अपने बेंचमार्क को ब्रॉडली बीट किया है, पर 3% से 5 साल में बीट नहीं किया है। सिर्फ 1 साल में आउट ऑफ द 5 इयर्स उसने बीट किया है 3% से, जो उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा स्वाति, ये जो फंड है ये एक्सपोजर लेगा डिफरेंट कंट्रीज को, जैसे कि यूएस में तकरीबन 58-60% जाएगा, यूरोप में जाएगा, एशिया पैसिफिक में जाएगा, उस तरीके से ये डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा जाएगा। ये डिफरेंट यानी कि ग्लोबली इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस फंड एक मैं चीज और नरेश जी को यहाँ बताना चाहूंगी कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छी चीज मानी जाती है, पर यहाँ पे इनका ये जो 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जब आप इक्विटीज में पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो इंडिया की कोई कंपनी हो चाहे वो ग्लोबल हो, आपको वोलेटिलिटी को फैक्टर इन करके चलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इक्विटी मार्केट लगातार ऊपर जाती रहेगी। और इंडियन इक्विटी मार्केट्स और जो हमारी बाहर की मार्केट्स हैं, इनमें लो कोरिलेशन पाया जाता है कि किसी साल अगर इंडियन मार्केट्स ने अच्छा किया तो क्या पता यूएस मार्केट्स नीचे हो, कभी यूरोपियन मार्केट्स ऊपर होंगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, पर इन्वेस्टमेंट होराइजन इनको तकरीबन 5 to 7 ईयर्स का यहाँ रखना चाहिए। और एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि अनलाइक रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो भी ग्लोबल फंड होते हैं इंडिया में, जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो स्वाति उसका टैक्सेशन एज पर डेट हो जाता है। यानी कि अगर ये अपना पैसा 3 साल से पहले निकालेंगे तो एज इट इज इनकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर टैक्स होगा, और अगर 3 साल के बाद निकालेंगे तो फिर वो डेट के हिसाब से इंडेक्सेशन को हम फैक्टर इन करके उसको कैलकुलेट करेंगे। नरेश जी, समझ में आया आपको? नरेश जी, हाँ जी, समझ में आया क्या है ये फंड? हाँ मैडम समझ आया, बता दिया उन्होंने कि 3 साल में पैसे निकालने चाहिए पहले ही। नहीं, देखिए आपने सिर्फ ये सुना कि 3 साल से पहले अगर 3 साल से कम का निवेश सही नहीं होगा, लेकिन कभी भी आगे चल के किसी भी फंड में जब आप निवेश करने की सोचते हैं नरेश जी, तो पहले ये समझना जरूरी है ना कि वो कैसे काम करता है, वो कहाँ पैसे लगा रहा है ना, और आपके पोर्टफोलियो में वो कहीं फिट बैठता भी है कि नहीं बैठता। वो सिर्फ रिटर्न के चक्कर में 2 साल 3 साल करेंगे तो हमेशा इस तरह की उलझन रहेगी और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा, है ना। तो अभी आप इनसे ज़रा दूर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फंड कैसे काम करता है, कोई स्कीम कैसे काम करती है, तो कोशिश करें कि दूर ही रहें उससे, ठीक है। थैंक यू। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजकुमार अरोड़ा जी हमारे साथ जम्मू से फ़ोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? जानना ये है मैडम कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ जी। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा। तो कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं म्यूचुअल फंड से तो मैं ये समझता हूँ कि काफी आपके पास काफी टाइम हो आगे, तो 10, 15, 20 साल का तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो लेकिन मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ, मेरी ऑलरेडी एज 62 के प्लस है, तो मैं कितनी देर के लिए इन्वेस्ट करूंगा? और आप निवेश करना क्यों चाहते हैं, पहले ये सवाल का जवाब देंगे? जी बिल्कुल, मैं इसलिए निवेश करना चाहता था, जो मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता रहता हूँ जी, तो उससे इंस्पायर होके मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ये थोड़ा सा पैसा जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं और किसी ऐसे फंड में लगा दूं कि जिसमें मुझे 5 साल के बाद अच्छी रिटर्न मिले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैंकों में तो आजकल एफडी का रेट जो है वो बड़ा कम है और डे बाय डे और कम हो रहा है। तो मैं ये समझता था कि जैसे मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली वॉच कर रहा था, उसमें म्यूचुअल कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें रिटर्न अच्छी है, तो मैं ये समझता था कि मैं क्यों ना मैं अभी इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं।
अच्छा, एक बात तो बताइए, सॉरी टू जी, जी। इंटरप्ट यू सर, जी, ये जी। बताएं कि ये 5 साल के बाद आपने एक टाइम होराइजन सोचा हुआ है, ये अच्छी बात है। ये बताएं जी। कि ये पैसे आपके 5 साल के बाद आपके खुद के काम के लिए आएंगे, मतलब कुछ वित्तीय लक्ष्य कुछ है दिमाग में, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस पैसे का? नहीं, पैसे का अब मेरा क्या इस्तेमाल होगा आगे, लेकिन चलो अब जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आगे किसी न किसी बच्चों के काम आएगा या कि मेरी फैमिली के काम तो आएगा। बेसिकली लंबे तो वक्त के लिए आप इसको और 5 साल आप मिनिमम लेके चल रहे हैं, उससे ऊपर भी जी, जी, छोड़ जी। सकते हैं निवेश करने के लिए, है ना? हाँ, मतलब बिल्कुल, आपके बिल्कुल। खर्चे इस पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना? नहीं है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो आप मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं और आपका नजरिया लंबा है, तो ये 2 क्लैरिटी आपके सामने अब आई है। और बिल्कुल। पहली बार निवेश कर रहे हैं, इसके पहले कभी भी नहीं किया प्रॉब्लम? नहीं, मैं इक्विटी में करता हूँ, मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में मैं कभी एंटर नहीं किया आज तक। अच्छा, तो इक्विटी में जब करते, सॉरी बस एक सवाल और, इक्विटी में जब आप करते हैं तो आप एकाएक अब म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहते हैं? नहीं, वो इक्विटी का अपना हिसाब है, म्यूचुअल फंड का अपना स्कीम का हिसाब है, मैं इसलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहता था। ओके, ऑल राइट। दो जो को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि 5 साल से ऊपर भी कर सकते हैं तो लंबा वक्त थोड़ा सा, और ये पैसे खुद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, इतनी क्या जानकारी सफिशिएंट है राजकुमार जी को कोई फंड या कोई स्ट्रैटेजी रेकमेंड करने के लिए प्रॉब्लम? बड़ा इंटरेस्टिंग है स्वाति का क्वेश्चन, क्योंकि इक्विटीज को ऑलरेडी इनके पास एक्सपोजर है और ये म्यूचुअल फंड्स में आना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि ये पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर इनको ब्रॉडर थोड़ा इक्विटीज का एक्सपीरियंस है, तो भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए दो चीजें यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जब म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रॉडली 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आती है हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक आ जाते हैं हमारे डेट। अब इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज के, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा या जो भी हमारी अर्निंग्स हैं उन कंपनीज की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। जब हम डेट से साइड पे जा रहे हैं तब हम उन्हीं कंपनीज को लोन दे रहे हैं, और जब ये कंपनीज इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करेंगी तब हम अर्न करते हैं। क्योंकि नरेश जी का ऑलरेडी एक्सपोजर है मुझे लगता है डायरेक्ट इक्विटीज को, तो ये थोड़ा सा डेट साइड या एक बैलेंस्ड अप्रोच के तरीके से हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। एक तो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का है, तो बहुत प्योर इक्विटी फंड मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगी इनको। मुझे लगता है ये प्रोबेबली बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे इनके पास थोड़ा सा डेट एंड इक्विटी का मिक्स होके उनका पोर्टफोलियो मूव करेगा। अच्छा, इनकी टैक्स लायबिलिटी एक और क्वेश्चन था मेरा जो पता चल जाता तो, क्योंकि जो अगर हमने थोड़ा भी इनको डेट कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करके देना है तो थोड़ा सा वहाँ टैक्स लायबिलिटी का भी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर टैक्स लायबिलिटी इनकी उतनी ज्यादा नहीं है तो डेट साइड में शायद जाने का इतना फायदा नहीं होगा। आप बैंक एफडीज के साथ जैसे ये कह रहे हैं रिटर्न कब मिलते हैं, बट डेट में इनको सिर्फ पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में बेनिफिट हो सकता है। बट करेंटली जितना इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है इनका जो होराइजन है 5 इयर्स का, और इनको इमीडिएट कोई बीच में से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। ये बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा सा एडवाइस से, और ग्रोथ ऑप्शन ले, डिविडेंड ऑप्शन ना लें उसमें। प्रॉब्लम एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हालांकि इनका इक्विटी में एक्सपोजर है, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये शायद इक्विटी में खुद के लिए निवेश करते हैं, ये जो पैसे हैं बच्चों के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए रहेंगे पैसे या घर वालों के काम आ जाएंगे, तो जब ये थॉट प्रोसेस है तो इसमें कोई एक इंडेक्स फंड या इक्विटी लार्ज कैप या इंडेक्स फंड या इक्विटी फंड क्यों नहीं, उससे अगर हम वो ऐड करेंगे अभी या इनको रेकमेंड करेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? एब्सोल्युटली स्वाति, ये लार्ज कैप स्पेस में जा सकते हैं, बिकॉज लार्ज कैप फंड्स को हम ब्रॉडली द सेफर साइड ऑफ इक्विटी कैटेगरी अगर हम लेके चले तो मान के चल सकते हैं। इंडेक्स फंड का डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन है, पर मुझे लगता है तो भी अराउंड 7 इयर्स तक का होराइजन इनका होना चाहिए अगर ये प्योरली इक्विटी में जाना चाहते हैं तो। यहाँ 5 इयर्स इन्होंने बोला, इसलिए मुझे लगा कि इनको हम थोड़ा सा एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन एंड बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी सजेस्ट करें, सो दैट इनका थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क वहां पे हम लोग उसको कंटेन कर सके।
अदरवाइज अगर इनके पास कल को ऑप्शन होगा कि कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा बहुत नीचे है और ये इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आई थिंक सिंपली धीरे धीरे करके एसटीपी रूट से ही कैन जस्ट पुट इन हिज मनी इन अ लार्ज कैप इंडेक्स फंड जो एक ट्रैक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो राजकुमार जी, जी दो ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप सिर्फ 5 साल तक का ही नज़रिया लेके चलेंगे तो फिर आपको एक हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ जाने की सलाह दे रही है प्रॉब्लम, और अगर आप उसको लंबे वक्त के लिए छोड़ सकते हैं तो आप लार्ज कैप फंड एक ले सकते हैं। ठीक है? ठीक, जी थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके सवालों के जवाब दे रही हैं आज हमारे खास मेहमान प्रवीण वाजपेयी। अगला सवाल लेते हैं। अंकित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंकित जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं महू से बोल रहा हूँ, इंदौर से एक्चुअली जी। एंड मेरा सवाल रिगार्डिंग मेरा पोर्टफोलियो के है, एंड आई शेयर द पोर्टफोलियो ऑन द ईमेल एज वेल। जी जी जी, लाइक सवाल पोर्टफोलियो हमारे पास है, आप सवाल पूछ लीजिए। श्योर। तो मैम ये फंड्स में मैं SIP करीबन 6-7 साल से कर रहा था, एंड लाइक इट वाज गोइंग गुड, मतलब फंड्स मतलब रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिला है मुझे, बट लाइक थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था इन फंड्स का। तो अभी मैंने रिसेंटली इस महीने लाइक इन फंड्स में SIP स्टॉप कर दिया अपना, एंड नया फंड्स चुना है मैंने, जो मैंने शेयर किया है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप फोकस फंड के बेसिस पे। तो मुझे पूछना था ये पोर्टफोलियो कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लाइक माय गोल इज की वेल्थ क्रिएशन इन अराउंड 25 years, approximately around 10 crores. Okay. And like currently I will be investing around 36,000 per month, and like starting from January around 60,000 per month. So will this be good enough to? ओके। तो क्या ये सफिशिएंट रहेगा और ये फंड्स कैसे रहेंगे, एंड मतलब एंड जो मेरे पुराने फंड्स थे उसमें मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब उस फंड या उसको मैं अमाउंट जो अभी एक्यूमुलेटेड हुआ उसको स्विच करूँ दूसरे फंड्स में? तो बेसिकली आपके पास एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी है जिसमें आपने SIP बंद कर दी है, नया पोर्टफोलियो आप शुरू करना चाह रहे हैं और जानना ये चाहते हैं कि पुराने वाले में पैसे रहने दें या फिर उसको भी नए में शिफ्ट करें। ठीक है? राइट। ओके। राइट। प्रॉब्लम बताए 5-3-2-5 फंड थे पहले वाले पोर्टफोलियो में। माफ कीजिएगा। राइट। स्वाति, इनका मैं पॉइंट वाइज आंसर करती हूँ। इनके पहले जो इनने शेयर किया उसमें 5 फंड्स थे, तब भी इनके पास 2 लार्ज कैप थे, एक हाइब्रिड एग्रेसिव, एक मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप फंड। आई थिंक इनका इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा चला है, उनका प्रॉफिट भी डिसेंट है जो इनने शेयर किया था। अगर अभी हम एक फर्स्ट सिनारियो लेके चलते हैं कि इसमें ये बंद कर दें और नए वाले फंड्स जो इनने चुने हैं उसमें ये शुरू करें, तो इनके पास क्या होगा, 5 + 6 टोटल 11 फंड्स हो जाएंगे, जो बहुत ज्यादा हैं। और इनके पास डुप्लीकेशन हो जाएगी कैटेगरी में, मतलब इनके पास 4 लार्ज कैप फंड हो जाएंगे उससे, और इनके पास मल्टी कैप में 3 आ जाएंगे। तो इतना ब्रॉड मतलब पोर्टफोलियो, इतना जहां पे डुप्लीकेशन हो रही है उतना रखने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप सेगमेंट का जहां तक सवाल है, वहां पे ये ग्रेजुअली क्या कर सकते हैं, या तो अभी इनका जो एग्जिस्टिंग है उसमें से एक को कंटिन्यू कर लें, दूसरे को ग्रेजुअली उसी में मर्ज कर लें, या फिर एक सिंपल इंडेक्स फंड पिक कर लें। स्वाति, इसलिए भी मैं लार्ज कैप के लिए इंडेक्स बोलूंगी, और ये शायद निफ्टी नेक्स्ट 50 को ले सकते हैं, द 50th to the 100 कंपनी जो लार्ज कैप की है, क्योंकि जब ये किसी भी मल्टी कैप में या मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा मिनिमल पार्ट तो भी लार्ज कैप में हमेशा रहता है, सो दैट वो लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंड की उसको केटर कर सके। इन द मल्टी कैप स्पेस मुझे लगता है इनको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए अभी, क्योंकि जो सेबी के नए रेगुलेशंस आए हैं उसके हिसाब से 25% इनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप इन फंड्स को एलोकेशन रखना है। तो जब तक मुझे लगता है आगे क्लैरिटी नहीं आती, इनको थोड़ा सा अपने मल्टी कैप का जो डिसीजन है उसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज उनसे इनकी रिस्क प्रोफाइल पूरी चेंज हो सकती है, क्योंकि इनने ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड भी लिया हुआ है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है इनका टाइम होराइजन लंबा है, इनको एक इंटरनेशनल फंड अपने उसमें जोड़ना चाहिए,
ये पराग पारेख ने ऑलरेडी सजेस्ट किया है, पर पराग पारेख में हमारे पास 35% एलोकेशन है ग्लोबल इक्विटीज में, और जब हम उसको इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा मान के चल रहे हैं तो यानी कि इनका जो पर्टिकुलर एक्सपोजर है ग्लोबल इक्विटीज को और कम हो जाएगा। तो एक स्कोप है इंटरनेशनल फंड को जोड़ने का, और चाहे तो गोल्ड भी एक फॉर्म में ले लें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे गोल्ड फंड ले लें, अगर अदरवाइज ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं तो वो भी अच्छा है। पर डेफिनेटली धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को इनको मतलब कंडेंस तो रखना ही है। सो मैं तो बोलूंगी चाहे एग्जिस्टिंग में से एक दो को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी प्रॉब्लम क्विकली इनका दूसरा सवाल जो था कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड पे? ओके, सो 31 जनवरी 2018 तक जो भी इनके प्रॉफिट्स हुए होंगे उस पे इनको कोई टैक्स नहीं देना है। इनका ये भी सवाल था कि जब स्विच करेंगे तो आगे कैसे होगा। अब ऐसा भी हो सकता है, ये पाया गया है कि सपोज इनने 10 रुपए लगाए, वो 31 जनवरी को 17 रुपए बन गए, तो इनका जो 7 रुपए का तब तक प्रॉफिट था, अब वो 7 रुपए तो हमें कुछ देना नहीं है, हम 17 के एनएवी को लेके चलते हैं स्वाति 31 जनवरी से। और अगर आज उस फंड का एनएवी 16 रुपए है तो इनका तो भी प्रॉफिट ही है, 10 रुपए से ये 16 रुपए पे बढ़ गए हैं, पर 17 से ये 16 पे आ गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जब ये अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो वहां पे एक्चुअली इनको लॉस दिख रहा हो, बट ये जब भी अब निकालेंगे पैसा, इनका बेस जो प्राइस है एनएवी है वो 31 जनवरी का लेके हम आगे चलेंगे। ओके चलिए, यहाँ पर अब हम क्विकली रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में हमने आपको जो भी म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी है उसकी डिटेल्स आपको हमने दे दी है। अब आपको हम बताएंगे इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सवाल ले रहे हैं और अपने सभी पूरे हफ्ते सभी एक्सपर्ट से वही एक सवाल करेंगे ताकि आपको एक सवाल पे अलग अलग नज़रिया मिल जाए, कौन क्या कह रहा है, किस लॉजिक के साथ कह रहा है, वो आपको समझ में आए ताकि आप अपना जो फैसला है निवेश का वो सही तरीके से ले सकें। तो इस हफ्ते का जो सवाल है वो ये कि 3 साल का जो टाइम होराइज़न होता है अगर निवेश का, और आपको डेट में अगर डेट कैटेगरी में अगर निवेश करना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड या फिर मीडियम ड्यूरेशन फंड? प्रॉब्लम ये तीनों फंड मैंने इसलिए उठाए हैं क्योंकि सभी एक्सपर्ट जब उनसे हम बात करते हैं तो वो 3 साल तक के लिए इन तीनों में से किसी एक का नाम लेते हैं, लेकिन तीनों में से अगर एक चुनना हो तो फिर आपकी पसंद क्या होगी और क्यों? ओके, साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में हम लोग बेसिकली जो हमारा पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज 80% हमारा AAA और इक्विवेलेंट में हमारा पोर्टफोलियो रहेगा। जो डायनेमिक बॉन्ड है वहां पे हम डिफरेंट ड्यूरेशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, शॉर्ट या लॉन्ग ड्यूरेशन, वो फंड मैनेजर के व्यू पे डिपेंडेंट होगा। तो वहां पे हमारा थोड़ा सा जो भी भविष्य होता है फंड का वो इन्वेस्टर को उस पॉइंट पे नहीं पता चलता, बिकॉज एज जैसे मार्केट्स प्रोग्रेस करती हैं वैसे फंड मैनेजर अपनी कॉल लेते हैं। उसके अलावा जो मीडियम टर्म ड्यूरेशन फंड है, ये अगेन जो सेबी ने इसकी गाइडलाइन दी है, 3 से 4 साल का इसका पोर्टफोलियो यूजुअली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को कंसिडर करूं, सो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है इस टाइम पे जब हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऑलमोस्ट बॉटम पे हैं, तब उन फंड्स में ज्यादा हो जाता है जहां पे ड्यूरेशन लंबी है। तो मैं इस टाइम पे मीडियम ड्यूरेशन फंड इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के लोअर एंड पे हैं। उसके अलावा जो डायनेमिक बॉन्ड फंड है वहां पे भी मुझे लगता है क्योंकि थोड़ी सी डिपेंडेंस होती है कि फंड मैनेजर का कॉल कैसा रहेगा, वो कैसे मूव करेंगे मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, तो वो भी मैं अवॉइड करूंगी। मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को चूज करूंगी। इसके 2 बेसिक रीजंस हैं। फर्स्टली तो अगर हम इन तीनों कैटेगरीज में जैसे देखेंगे तो जो इस टाइम पे कैटेगरी के एवरेजेस हैं, जो ड्यूरेशन है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड की अराउंड 2.7 इयर्स है, जो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन जो 3 इयर्स का है उससे सबसे वेल सूटेड मैच हो रही है। बाकी दोनों का 3.4 इयर्स एंड 4.85 इयर्स तक जा रहा है। उसके अलावा स्वाति जो एक्सपेंस रेशो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का सबसे कम होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, between the 3 of them, and कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। बाकी फंड्स में कभी माइनरली डिपेंडिंग ऑन द फंड हाउस एग्जिट लोड्स पॉसिबल हैं कि हो। तो मेरा इसमें चॉइस रहेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, प्लस वहां लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, AAA का पोर्टफोलियो होता है, बट ऑब्वियसली
डिफॉल्ट रिस्क की पॉसिबिलिटी है, पर एक अच्छा अगर पोर्टफोलियो देख के इन्वेस्टर डाले पैसा तो वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी भी उनकी ज्यादा बनती है। ओके, तो इस वक्त इस माहौल में अगर 3 साल के लिए आपको डेट कैटेगरी में निवेश करना है तो प्रॉब्लिन की जो पसंद है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉब्लिन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दें तो अपने सवाल आप हमें ईमेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। जब भी सवाल करते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए। सवाल अंग्रेज़ी, हिंदी किसी भी भाषा में आप हमें लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।